मैंने आप लोगों को करा दिया है फिजिक्स का पहला लेसन, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड स्तर ये चल रहा है आपका। इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है। अभी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जो आपको कराया था वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराया था अक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम दो स्थितियों में निकालते हैं, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। तो हमने अक्षीय स्थिति में तो आपको करा दिया था, अब मैं आपको कराऊंगा निरक्षीय स्थिति में। क्या मैं कराऊंगा? निरक्षीय स्थिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और कोशिश करिए कि आप मुझे सपोर्ट कर सके और मैं आपको बहुत अच्छे से और भी कुछ दे सकूं और बहुत अच्छे आपके नंबर एग्जाम में आएंगे जरूर। अगर आप सब जुड़े हैं और लगातार लगे हैं तो आएंगे। बस आप थोड़ा सा सब्र करिए और सब्र के साथ पढ़ते रहिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, इसमें कहते हैं intensity of electric field due to a electric dipole unaxial position। ये कहते हैं इक्विलेटरल पोजीशन। इक्विलेटरल पोजीशन वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। इससे पहले मैंने करा दी थी आपको अक्षीय स्थिति में, तो आप देखिए कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। दो पैटर्न होते हैं, एक कुमार मित्तल का और एक एनसीईआरटी पैटर्न जो नया आया है। वो शॉर्ट होता है थोड़ा सा, मैं हो सकता है कि दोनों बताऊं, लेकिन मैं अभी जो करा रहा हूँ वो एनसीईआरटी कराता हूँ। वैसे क्लासेस में ऑफलाइन में तो मैं वही कराता हूँ कि नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, वेक्टर लॉ पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज का। यदि किन्हीं दो सदस्यों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी उसके विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। फार्मूला आया था, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, या पी क्यू माने तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो उसी से आता है ई स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म कराएंगे और नंबर आपको पूरे मिलेंगे, तो आप शॉर्ट सीखिए। ये चलिए कराते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव है, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। इनके बीच की दूरी जो है वो 2l है। कितनी? इसका मध्य बिंदु O है
इसका नाम ए है, इसका नाम बी। तो माना चित्र में, इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं, माना चित्र में प्रूफ कर रहे हैं, माना चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ब्रैकेट में P बराबर Q इंटू 2L है। माना चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी P बराबर Q इंटू 2L है। निर्वात या वायु में रखा है, क्या में रखा है, निर्वात या निर्वात या वायु में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से, इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, यहाँ पर, यहाँ एक बिंदु क्या है, P है, और वो कौन सी स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में, इक्विलेटरल पोजीशन। इक्विलेटरल पोजीशन मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस कैसी होगी, बिल्कुल इक्वल होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो ये बिंदु P है, ये भी लिख देते हैं। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी, स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी P बराबर 2L निर्वात या वायु में रखा है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कर लेते हैं, ये माइनस, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस, तो ये लिखो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E1। इसके कारण हमने मान ली ये वाली E1, इसके कारण माने E2, तो हम E2 इधर नहीं दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे E2। और ये इनकी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, E हो गई, ये कोण थीटा और ये कोण थीटा, यानी 2 थीटा, ये थीटा, और तो ये बहिष कोण हो गया, नहीं हो गया, बहिष कोण क्या होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोई नहीं, E1 बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये R जो है जिस आवेश से लेते हैं और जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वहां तक की दूरी लेते हैं, ये वाली क्या लेंगे हम, दूरी लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो यही दूरी मुझे पता नहीं है, तो मैं ले लेता हूँ समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, राइट ट्रायंगल। तो राइट एंगल क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण होगा। समकोण त्रिभुज OP B में या OP A में, OP, ये पूरी 2L है, तो इतनी L रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, ये L हो गई। ये वाली मुझे R है, और 90 डिग्री सामने बचा क्या होती है, कड़ हाइपोटेन्यूज, तो 90 डिग्री सामने बचा कड़ का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गई PB, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, इसका कड़ का स्क्वायर
बराबर लंब मतलब आर के स्क्वायर प्लस आधार मतलब एल के स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे सामने वाले पे अंडर रूट चढ़ेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या आ गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जितनी ये डिस्टेंस उतनी ही ये वाली आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लगा दीजिए क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो प्लस ई वन प्लस क्यू आवेश के कारण निकाली मैंने ई वन, ऐसी माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान ली ई टू बराबर होगा 1/4, फार्मूला बिल्कुल सेम 1/4 क्यू अपॉन अंडर रूट। इस वाले से कितनी दूरी है, सेम दूरी, दूरी तो बिल्कुल सेम ही है ना, जो वहां से थी वो यहाँ से क्या है आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, इस समीकरण क्या मान लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो क्या कहती है ई वन बराबर ई टू है, या ई टू बराबर ई वन। चलिए कर लेते हैं, इसलिए बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये याद रखिए वरना आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ई स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 2 थीटा, क्योंकि वेक्टर लॉ लग जाएगा, क्या लग जाएगा वेक्टर लॉ। तब इससे करेंगे आप तो इससे भी यही आएगा और उससे भी यही आएगा, कोई फर्क वाली बात नहीं। तो मैं इससे करा दे रहा हूँ, ये शॉर्ट होता है E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हाँ ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए चूंकि E2 बराबर E1 रखा, देखिए ये E2 जो है वो E1 के क्या है बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं E2 बराबर E1 रखा, इन एबव इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो E बराबर क्या होगा E2 की जगह E1 तो ऐसे रहेगा E1 cos थीटा प्लस ये E2 है, इस E2 की जगह मैं क्या रख दूंगा E1, क्या रख दूंगा E1 cos थीटा, एक E1 cos थीटा एक E1 cos थीटा 2 E1 cos थीटा, बड़ा सिंपल सा है, एक E1 cos थीटा एक E1 cos थीटा 2 E1 cos थीटा, बहुत मजा आ रहा होगा। E बराबर, अब मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात, बस प्रूफ हो गया, जितना प्रूफ होना था हो गया। E1, इस E1 की वैल्यू लगा दो, E1 की वैल्यू पता है, cos थीटा की वैल्यू और चाहिए, तो cos थीटा की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी, तो निकालते हैं यहाँ से, इसी ट्रायंगल में, इसी वाले ट्रायंगल में त्रिभुज OPB में, चाहे इसमें निकालो उसमें निकालो, सीधी सी है। cos थीटा बराबर आपने पढ़ा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या आप कह सकते हैं आधार बटे कण, क्या होता है आधार बटे कण, ये पढ़ा है आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ। थीटा लिया है मैंने, थीटा कोण ये है, इससे लगी हुई दो भुजा होंगी, एक तो आधार होता है और एक कण होता है, जो बड़ी वाली भुजा वो कण होगी और ये क्या होगी आधार, सीधी सी बात है, तो जो लगी हुई भुजा वो ले लो, आधार क्या है L, कण क्या है हमारा ये वाला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लगा दीजिए यहाँ पर 2 टीप के लगा लीजिए, समीकरण एक से E1 की वैल्यू कितनी है ये लिख दो, समीकरण एक से E1 का मान रखा, E1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
एक बात रह गई, यहाँ पर स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है, स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, तो मैंने वहां नहीं हटाया, भूल गया मैं, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर उठा लेंगे, क्योंकि फार्मूला हम पढ़ के ना आए, पढ़ा है हमने, ई बराबर 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो मैं वहां स्क्वायर लगाना भूल गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे के ऐसे रख देंगे, स्क्वायर लगाया हुआ स्क्वायर लगा देंगे, रूट बाद में हटा देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बहुत सिंपल सा है। ये 2 को हम ले जा रहे हैं एल के साथ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ऐसे की ऐसे ही, इनटू 2l के साथ चला गया 2l, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी ये कोई पावर नहीं रही तो एक रहेगी, स्क्वायर से रूट हट गया, और यहाँ आधी पावर है, अंडर रूट का मतलब आधी पावर, आधी पावर, एक पावर होती है 1.5 पावर, और 1.5 होता है बच्चों 3 का आधा, 1.5 होता है 3 का आधा, 3 का आधा क्या होगा 3/2, याद रखेंगे। इसकी जगह मैं लगा सकता हूँ क्या, P देखो, P बराबर Q इंटू 2L था कि नहीं था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह लगा दिया P अपॉन, अब ये हम सब जानते हैं, अभी हम पढ़ के आए थे कि L जो है बहुत छोटा है R की अपेक्षा, R जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी R जो है मच मच ग्रेटर देन L, इसलिए आर स्क्वायर और मच मच देन ग्रेटर देन, कोई चीज अगर छोटी है उसका स्क्वायर करो तो और छोटा होता है, कोई चीज बड़ी है तो उसका स्क्वायर करो तो वो और बड़ा होता है, सीधी सी बात है। इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोड़ देंगे इसे तो बचेगा आर स्क्वायर पावर 3/2 ऐसे की ऐसे, ये एल जो है ये गायब हो जाएगा, एल ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा गायब, क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू, और यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था, इसका मात्रा होता है कूलॉम-मीटर। समझ में आया होगा मुझे लगता है, बहुत बेहतरीन। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, कौन सी स्थिति में, निश्चित स्थिति में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल अनएक्सियल पोजीशन या इक्विलैटरल पोजीशन, माना चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, एक भी है, P बराबर Q, मेरे साथ बोलोगे तो आपको याद होगा, माना चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ब्रैकेट में P बराबर Q2L निर्वात या वायु में रखा, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, माना प्लस Q, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई, स्क्वायर से वैसे ये रोड हटना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया, तो कोई बात नहीं, मैंने वहां पर हटा दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। E2 बराबर इसी प्रकार आ गया, ऐसे E2 और E1 क्या आ गया, बराबर आ गया। अब हम नेट वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालना है बिंदु P पे, तो E बराबर था E1 cos थीटा E2 cos थीटा, शॉर्ट ट्रिक है थोड़ा सा, और बाकी तो आपको वेक्टर फॉर्म आपको मिलेगी, तो E2 बराबर क्या रख दिया, E1 रख दिया, E ऐसे की ऐसे, E2 की जगह हमने क्या रखा, E1 रखा, तो ये कुत्ता और एक कुत्ता, दो कुत्ते, दो ऐसे, E1 की वैल्यू TP लगा दी, cos थीटा की वैल्यू निकाली लगा दी, इसे सॉल्व करा और ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बस आप लोग जानते हैं आपको क्या करना है, अच्छे से समझते हैं, बहुत समझदार बच्चे होते हैं 12th क्लास के, कोई अच्छा कर रहा है तो उसके साथ अच्छा होना चाहिए, और आप अच्छा करने के लिए तत्पर तैयार हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि आप पढ़ेंगे और इसे अच्छे से सीखेंगे। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।